गल्फ पाकिस्तान की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। बसंत भी उन्होंने कहा बड़ी अच्छी मनाओ, क्योंकि वो एक कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं था, वो एक सीजनल फेस्टिवल था। तो आपने अभी तक आप देखें कि बसंत होनी चाहिए, बसंत बैन है। और अभी तक आप देखिए हमारी शादियाँ जो हैं उनमें मेहंदियाँ, ये वलीमे, बारात, ये हिंदुओं से ही चले आ रहे हैं, चेंज तो नहीं हुए। ठीक है, सिर्फ निकाह आपका होता है जो आप एज ए मुस्लिम करते हैं, बाकी वही रस्में हैं सारी, मेहंदी लगाना, रंगोली करना, वो जो सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों के वो ख़िलाफ़ नहीं थे हमारे सूफिया। क्यों भाई, एक मुल्क में एक लोगों की एक ट्रेडिशन है जो कि मज़हब के साथ इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ ही लोगों की अपनी क्या कहते हैं एक थिंकिंग के साथ है। तो फिर मुझे ये जब ऑफ़र मिली तो मैंने सोचा कि चलें फिर कुछ करना चाहिए। फिर मैंने इसको स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने राहत के साथ एक एल्बम की, इसमें मैंने गालिब का एक कलाम मैंने कंपोज़ किया और उसको कंपाइल भी किया। तो अब वो गालिब का कलाम था, मैंने कहा अच्छा अब शो को बूस्ट भी देना, पहला शो क्या कर। मैंने नसीरुद्दीन शाह को फ़ोन किया, मैंने कहा शाह जी आप आ जाएँ प्लीज़ एज द चीफ गेस्ट। वो तो बाद में, वो तो पहले नहीं, वो तो पहले की थी, तभी मेरी उनसे मुलाकात, मेरे पास ही ठहरे थे वो आके खुदा के लिए, शोएब मंसूर साहब की फ़िल्म थी, तब मेरी उनसे बहुत दोस्ती होगी। उसके बाद तो फिर हर साल, अब ये पिछले 2 सालों से वो नहीं आए, लेकिन हर साल फैमिली के साथ वो आते हैं यहाँ मेरे पास ही, हम यहीं ठहरते हैं और 5-7 दिन काफ़ी हम इंजॉय करते हैं, लाइक महफिलें रखते हैं और खाने का उनको भी बहुत शौक़ है। और कढ़ाई बहुत पसंद है उनको यहाँ की आरिफ होटल की, तो वो हमेशा मैं उनको फ्रीज़ करके साथ पैक करके बक्से में वो लेके जाते हैं इंडिया। तो फिर वो तशरीफ़ लाए, उस पहले पहला प्रोग्राम ही वो इतना फिर किया, क्या कहते हैं, बड़ी ज़बरदस्त एल्बम खान साहब ने वो गाई, वो कोई उम्मीद। तो उसके बाद नसीर साहब तो 2 दफ़ा आए थे, फिर एक और भी गालिब पे मैंने प्रोग्राम चंद साल बाद किया था, उसमें भी वो अब तशरीफ़ आए थे। और फिर काफ़ी हिंदुस्तान से मुज़फ़्फ़र अली जिन्होंने उमराव जान बनाई थी, वो और उनकी वाइफ अभी रिसेंटली भी वो होके गए हैं, फैज़ फेस्टिवल के लिए आए थे। तो इंडिया पर पहली दफ़ा पाकिस्तान टेलीविज़न की हिस्ट्री में हमने इंडिया के जो आर्टिस्ट थे उनको हमने इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस किया। रेखा सूरिया है दिल्ली से, बल्कि लखनऊ से, बेगम अख्तर की शागिर्दी भी उन्होंने की है, और वो वही जो एक लखनऊ का जो एक स्टाइल ऑफ म्यूज़िक है वो उसमें गाती हैं। फिर एक कलकत्ते से थी बहुत ही अच्छी गाने वाली सुची सुमित्रा सेन, क्लासिकल, उन्होंने गाया। अपना उस्ताद रज़ा अली ख़ान जो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब के जो ग्रैंडसन हैं, उन्होंने गाया। फिर मंजरी असनारे एक सिंगर थी जयपुर से, वो गज़ल भी गाती थी। और फिर अब आजकल जो बड़ी करंट बहुत हिट है प्रतिभा सिंह बेगल, वो भी उन्होंने भी यहाँ आके तो परफॉर्म किया। तो ये अच्छा, मेरा मतलब अनफॉर्चुनेटली फिर ये हुआ कि फिर हालात जब हिंदुस्तान के साथ ख़राब हुए तो फिर ज़ाहिरी बात है। तो क्या देखते हैं कि फ्यूचर में कुछ बेहतर हो पाएगा? कह तो रहे हैं, अब मेरा मतलब है कि ये गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा कीन है, लेकिन कीन तो आई थिंक इमरान की गवर्नमेंट भी थी, लेकिन उस मसला सिर्फ ये था कि कश्मीरियों का। अब लेट्स सी, अब ये गवर्नमेंट है, इनकी क्या पॉलिसी होती है। वैसे हर सूरत में मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के साथ हालात जो हैं बेहतर होने चाहिए, लेकिन हमारी गवर्नमेंट तो कोशिश करती रहती है उनकी तरफ से ही थोड़ा सा। और अब तो अमेरिका जो हमारा एक पार्टनर था, अब उसने जाके ही प्रेफरेंस जो है वो उसने दे दिया है इंडिया को, और ये इमरान से आने के पहले से ही मेरा ख्याल ये उनकी ये सारी बातचीत चीज़ सारी जो है वो चल रही है। अब देखो यहाँ एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी बड़ी मैटर करती है कि चाइना क्या सोच रहा है। अब चाइना की भी इतनी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, अब रशिया के साथ भी ताल्लुकात जो थे वो खुल रहे थे, और ये जो पीछे इमरान गया हुआ था उधर
रशिया में एक बड़ी अच्छी डील करके आया था जिससे पाकिस्तान को कम से कम कोई 6-7 बिलियन डॉलर का फ़ायदा होता क्योंकि कनक भी सस्ती थी। किसने क्रिटिसाइज तो यूरोप को करे, इंडिया को नहीं क्रिटिसाइज करते। यही तो हिंदुस्तान ने हम भी वही डील जो उन्होंने हिंदुस्तान को दी थी वीट की और ऑयल की, वही उन्होंने हमें दी। तो हिंदुस्तान ने साफ कह दिया अमेरिका को, उसने कहा भाग जाओ, हमने अपना देखना है और होना भी ऐसे ही चाहिए। वही अगर आप बाहर की हुकूमतें आपको डिक्टेट कर रही हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना, तो फिर आप तो फिर इसी तरह ही रहोगे ना, मतलब दिल्ली डैली करते रहोगे, ना यहाँ को बेहतरी होनी है ना गरीबों की कोई थोड़ी बहुत होनी है। अब लेट्स सी कि द प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करती है, हाउ दे के हालात वापस किस तरह से आते हैं पाकिस्तान के। अच्छा सर, आपकी नज़र में मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है, आपको क्या लगता है? उसमें लगने वाली तो कोई बात नहीं कि लगती कैसे है, कोई पिंक वाइट येलो तो नहीं है मोहब्बत। फिर भी क्या लगता है कि मोहब्बत क्या है? आप बताएं ना। आप देखिए वो मोहब्बत तो एक चीज़ है कि अगर आपके अंदर मोहब्बत हो तो आप मोहब्बत कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। कई बड़े बदकिस्मत होते हैं कि उनके अंदर वो कीड़ा ही नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो इतना उनका बड़ा दिल ही नहीं होता कि मोहब्बत कर सके। तो फिर वो कुछ लोग, क्योंकि मोहब्बत का मतलब होता है कुछ देना। आप केयर किसी की करते हो, आप उसके लिए यू डू समथिंग फॉर द पर्सन यू वांट। तो कई लोग होते हैं कि जो बिल्कुल उनके अंदर वो कुछ भी देने की, यानी कि प्यार भी देने की उनके अंदर वो हौसला नहीं होता। तो ये मोहब्बत क्या, आपको क्या लगता है, मोहब्बत बार बार हो जाती है या बस एक ही दफ़ा? बिल्कुल बार बार होती हो सकती है। हाँ। तो आपको कितनी दफ़ा? बस मुझे भी हुई होगी बार बार। कोई अब बताएं तो सही, कितनी, कोई आइडिया? आइडिया नहीं, वो 2-4 दफ़ा होगी। 2-4 दफ़ा हो गया। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं होना क्या था, शादी हो जाती इंसान की। काफ़ी दफ़ा, 2 दफ़ा तो मैंने शादी की। अच्छा 2 दफ़ा की। और फिर अभी मैं सिंगल हूँ। नहीं, अभी तो मैं 96 से, एक्चुअली मेरी पहली शादी के बाद ही मैंने फ़ैसला किया था कि अब शादी नहीं करनी। लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे कुछ सज़ा देनी थी, तो वो सज़ा के तौर पे फिर मैंने दूसरी शादी मेरी होगी। लेकिन अब तीसरी का अब आप नहीं करेंगे? क्या करना है, बच्चे जवान बड़े हो गए हैं। तो सर आपको किस तरह की मौसीकी पसंद है? हर किस्म की अच्छी मौसीकी वो भी हो, लेकिन मेरा पर्सनली तो ऑफकोर्स हमारी अपनी जो मौसीकी है, हमारी जो अपना गज़ल है या कव्वाली है, फोक है, क्लासिकल भी है। और आपके फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेरे फेवरेट सिंगर तो अब मैं बचपन में तो या मैं बचपन से ही मेरा क्योंकि म्यूज़िक से बड़ा लगाव था, तो मैं तो बेगम अख्तर को सुना करता था। स्कूल से आके सीधा घर आना, तो उस वक़्त 1:30 बजे ऑल इंडिया सर्विस, उर्दू सर्विस होती थी 1:30 से आई थिंक 2:30 बजे तक, 2 बजे तक इस तरह उनका होता था। उसमें ज़रूर बेगम अख्तर की 1-2 गज़लें लगती, तो मैं बड़ी वो सुना करता था, मुझे बड़ा शौक़ था। फिर ऑफ कोर्स ओवर द इयर्स फरीदा खानम जी और नुसरत फ़तेह अली साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब को मैंने सुना है लाइव अपने घर पे। जावेद मंजिल में एक दफ़ा मेरे वालिद ने उनको एक महफ़िल रखी थी और मैं बड़ा छोटा था तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा खान साहब आपको कोई फ़िल्मी गाना नहीं आता? तो उन्होंने थपथपाया मेरी गाल पे और कहा नहीं बेटा मैं फ़िल्मी गाने नहीं गाता। सर आपकी कोई ख्वाहिश जो आपको लगता है कि अभी रहती है? बस मेरी ख्वाहिश ये है कि ये मुल्क जो है, अपने मुल्क के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में कोई बेहतरी कर दे, कोई हमारे हालात जो हैं हमारे मुल्क के, हम लोग इज़्ज़त करें हम हमारी एज पाकिस्तानी। और यही मेरी बस यही दुआ है। बाकी मैंने अपना लाइफ में अल्लाह के फजल से बड़ी एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है और अब यही ख्वाहिश है कि बच्चे आगे वो अपनी उनकी लाइफ। तो सर हमारे पास जैसे हमारे नाज़रीन ज़्यादातर नौजवान हैं जो हमें देखते हैं, तो कोई कामयाबी की आप बता दें कि उसको वो फॉलो करें ताकि कुछ कामयाबी भी हो। सारा वक्त वो कामयाबी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कामयाबी है नॉलेज में। हम सिर्फ हमारे जो बच्चे हैं ना, इनको मेरे कई दोस्त हैं जो प्रोफेसर हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ यार आजकल के नौजवान क्या सोच रहे हैं?
तो दो चीज़ें, शादी कब होगी हाँ, बिल्कुल। और नौकरी कब मिलेगी, कैसी होगी, बस। उसके अलावा 99% में कोई डेप्थ नहीं है, बिल्कुल। कोई नॉलेज नहीं है। वो वही पढ़ लिया जो उनके सिलेबस में आ गया। हम जब छोटे थे तो हम हर किस्म की किताबें पढ़ते थे, चाहे वो हिस्ट्री की हों, रिलीजन की हों, क्लासिक्स हों, ये हमारे यहाँ किताबें ही नहीं बिकती हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। मुझे तो कभी भी याद नहीं है क्योंकि हम हमेशा किताब पढ़ते पढ़ते ही सोते थे। अब तो टिकटॉक करते करते सोते हैं। हाँ, मैं भी टिकटॉक करता हूँ। करते हैं? नहीं आप करता नहीं हूँ, आइडिया- लेकिन मैं आइडिया बताएं। नहीं, मैं देखता हूँ। मैं टिकटॉक देखता हूँ, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क में। सो ये एक टिकटॉक जब मैंने देखी पहली दफ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि ये कौन सी मखलूक है, अब यही पाकिस्तान। फिर मेरी आंखें खुली ऑनेस्टली कि ये कुछ भी अब आप उठा के देख लें टिकटॉक, अभी उसमें क्या फ़ायदा है उस चीज़ का, नुकसान ही नुकसान है टोटल। वैसे या सिर्फ गुंडे आइडिया बदमाश तो फिर बताएं। रहे हैं असले लेके, फिर लोग आ रहे हैं, 15-15 गाड़ियां डालों की उनके साथ हैं, फिर कोई अपनी वेल्थ दिखा रहा है, कोई पैसे। एक बंदा मैंने देखा कोई 50 करोड़ रुपया लेके बैठा हुआ था और इस तरह दिखा रहा था, आओ मेरे पास, देखो कोई पंजा। इट्स इनक्रेडिबल कि ये फिर कहते हैं जिस मुल्क में पैसा नहीं है। शेर भी दिखाते हैं उसमें, वीडियो बड़ी। शेर भी दिखाते हैं, शेरनियाँ भी बड़ी दिखाते हैं। अच्छा, फिर जो कुछ भी कर सकते हाँ, हैं, फिर जो अपने हमारी जो ख़ास तौर पे हमारी जो मैं क्या कहूँ कि जो क्या कहते हैं, जो तीसरी ट्रांसजेंडर जो हैं, उनकी तो बहुत ही लंबी, मतलब कि मैं कल ही देख रहा था तो मैंने कहा मैं आधा घंटा देखी, उसमें से जो आई थिंक ऑलमोस्ट 70% जो थी ना वो ट्रांसजेंडर्स की, उनकी क्या कहते हैं टिकटॉक से, वो उनकी अपनी ही ज़िंदगी है, वो अपना ही कुछ स्टाइल है उनका, अपनी रस्में हैं उनकी, अपना ही रिलीजन भी मैं समझता हूँ कि उनका है। सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। मुझे नहीं पता था कभी कि ये हम यू सी देम, यू मीट देम, बट यू डोंट नो कि उनकी लिविंग क्या है या उनका सो इट्स क्वाइट आई ओपनिंग ऑल्सो। एंड लॉट ऑफ देम हैव अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो, पैसा भी बहुत है। दौड़ा दौड़ देखें पक रही हैं जी, पता नहीं किसका क्या हो रहा है, वो क्या रस्म है और कोई। अच्छा, एक में मैंने देखा कि उन्होंने 7 हांडियाँ जो है ना, हंडिया जो है, हंडिया, वो उन्होंने हर घर में हंडिया के अंदर खाने बना के भेजे सबको, कोई उनकी कोई रस्म थी या कुछ। सो ये है, लेकिन इसको किसी भी चीज़ को मीडिया को या सोशल मीडिया को अगर उसको पॉजिटिवली आप यूज़ करेंगे तो उसका अच्छा असर होगा, अगर आप नेगेटिवली यूज़ करेंगे तो वो उसका ऑब्वियसली। अब कुछ थोड़ा सा कुछ मैं देख रहा हूँ कि कंट्रोल हुआ है, वरना कुछ साल भर पहले तो इतनी वाहियात चीज़ें उस पर चल रही थी कि आई एम अ वेरी लिबरल पर्सन, मैं बिल्कुल कोई क्लोज माइंडेड नहीं हूँ, लेकिन लिबरल नहीं है, दैट इज़ वल्गर, वो बेहूदगी है। सिर्फ वायरल भी हो रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हर चीज़ ही, हर बुरी चीज़ जो है वो वायरल हो रहे हैं और इतने फॉलोवर्स हैं और डिमांडिंग हो रहे हैं, और इतनी जो एक अच्छी एक्ट्रेस या मॉडल है उनको नहीं पे किया जा रहा जितना वो ले रहे हैं। वो भी टिकटॉक आई थिंक कुछ ने शुरू किया था, फिर मेरा दौड़ लगा दी उन्होंने। 2-4-5 हमारी सेलिब्रिटीज़ आई थी, लेकिन ये पैसे उनको जो मिलते हैं इतने ज़्यादा नहीं मिलते, ये नहीं, लेकिन मिलते हैं, काफ़ी मिलते हैं। ब्रांड दे रहे हैं जी, हम मतलब कि यू आर ए यंग गर्ल, आप टिकटॉक करो, आपके कोई लेट्स से कोई 20-40-50-60 हज़ार या लाख, आपके 2 लाख आपके क्या कहते हैं फॉलोअर्स हैं, तो आपको कपड़े मुफ्त मिल रहे हैं, आप पहनो, गिफ्ट्स मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं साथ साथ। आई थिंक एक किसी के साथ टिकटॉक बनाने के आई थिंक मे बी 50,000, या अब डिपेंड करता है कि किस लेवल पे, जितने ज़्यादा होते हैं। तो आपकी कौन सी फेवरेट एक्ट्रेस है? मेरी पाकिस्तान में मेरी जो फेवरेट एक्ट्रेस है उनमें सबा कमर, हिना दिल पजीर, आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक, बहुत ही कॉमिक। मैं कह रहा हूँ उनका, मैंने वो सारा देखा, वो वाला कदूसी साहब की बेवा, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने, आई थिंक 25 कैरेक्टर्स उन्होंने किए हैं, कमाल है। ठीक है, फिर हमारी महविश हयात हैं, सारा लोरेन है, सोनिया हुसैन है, सज्जल अली ने भी जमायमा की फ़िल्म की है,
मैंने ही उनको रेकमेंड किया था जमायमा को, और बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म होगी वो, मुझे बता रही थी जमायमा के, बहुत ही मज़े की बनी है फिल्म। तो इस तरह हमारे यंग एक्ट्रेसेस जो हैं नई बहुत सारी हैं, बड़ा हमारे पास तो कोई डर ही नहीं है एक्ट्रेसेस की। और सिर्फ ये नहीं कि शक्लें अच्छी हैं, माशाल्लाह शक्लें भी बहुत अच्छी हैं और टैलेंट भी है, और बहुत अच्छे हमारे जो ड्रामाज हैं। एक ज़माने में तो बिल्कुल जिल्च करते हैं नए टैलेंट। मैंने खुद भी प्ले बनाया था हीर रांझा PTV के लिए 14 एपिसोड का, फिर उसकी मैंने फिर एक वो भी बनाई थी, एक ही किया था, उसके बाद मैंने कहा बस ये एक्सपीरियंस ही लेना था। तो पूरा साल लग गया था क्योंकि वो पीरियड प्ले था और बड़ा ही क्या कहते हैं उसका, लेकिन इन्जॉय भी बड़ा किया उसमें, क्योंकि सारा ही जो शूट थे वो आउटडोर थे। यहाँ हवेली में ये हीर का घर दिखाया था हमने, फिर एक मेरे और दोस्त हैं HSN कॉलेज के, उनका एक वो रांझे का घर, क्योंकि ये सारी कहानी हीर रांझा की कच्चे कोठों की कहानी नहीं है। जो सयाल थे हीर की जो फैमिली थी, ये नवाब थे जंग के। इसी तरह रांझे का जो बाप था या रांझे की जो ट्राइब थी उनका हेड था, और जो खेड़े थे जो जिनमें शादी हुई हीर की ज़बरदस्ती, वो भी बड़े तकड़े ज़िम्मेदार थे। तो ये कहानी जो फिल्में जो बनी हुई हैं, ये कच्चे कोठों वाले बिल्कुल सीन नहीं था ये। अच्छा। उनकी वो हवेलियों वाले पावरफुल लोग थे सारे, उसमें तो खेत ही दिखाए जाते हैं और इस तरह की चीज़ें क्यों डिफरेंट है। सर, आप जाने से पहले हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस खुश रहें, आबाद रहें, अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपने बच्चों को अच्छे वैल्यूज़, जो माएँ देख रही हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अच्छे वैल्यूज़ जो अपने बच्चों को सिखाएं, और एग्ज़ाम्पल, जब आप खुद एग्ज़ाम्पल नहीं बनेंगे, आपके एग्ज़ाम्पल को ही आपके बच्चों ने फॉलो करना है। अगर उनके सामने एक अच्छा एग्ज़ाम्पल होगा तो वो अच्छे इंसान बनेंगे। अगर आप अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं होगा और आपके लिए हर चीज़ बुरी चीज़ जो होगी आप उसको कहेंगे कि सब चलता है, सब ठीक है, तो ज़ाहिर बात है आपकी ये। और मैं समझता हूँ कि एक मुल्क के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप अब जिस तरह वो हम बात कर रहे थे ना कि एक बाल का पैगाम खुद, मैं एक एग्ज़ाम्पल आप देखें, आप जापान जाएं, आप वो टिप नहीं लेते, ना टैक्सी वाला टिप लेता है, ना बहरा कोई किसी क्या कहते हैं रेस्टोरेंट में टिप लेता है या किसी होटल के अंदर। इतने वो खुददार लोग हैं और आपको इतने वो पोलाइट हैं कि इतने तमीज़दार हैं कि आपको जाके आपको महसूस होता है कि मेरा मतलब है कि कोई ऊंचा नहीं बोल रहा। टैक्सियों में आप बैठें, इतनी साफ़ आपकी अपने घर की गाड़ियाँ नहीं होंगी इतनी वो रखते हैं। और आप किसी बायर के पास जाएं जो कि और उससे आप उसके जो अपोनेंट तो मैं नहीं कहूँगा, जो उसके साथ कम्पीट करती हैं कंपनीज, उनका पता पूछेंगे तो आपको वहाँ तक छोड़ के आएंगे। यानी कि इतनी अपने वतन से मोहब्बत है कि भाई अगर ये आया कुछ ख़रीदने तो ये जापान में ही ख़रीदे और ना कहीं जाए। अगर उसको कोई और भी जापानीज़ कंपनी, मतलब ये वही बात है कि यार भाई को आप कहेंगे आपको जियो की तरफ छोड़ वो तो नहीं कभी भी करेंगे यहाँ पे। तो लेकिन फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये हमने मेड, तो ये बेसिकली जब आप एक कौम को में अच्छे वैल्यूज़ डालते हैं तो सारी बात है वो कौम फिर तरक्की करेगी। वहाँ कोई जो, तो ये मेरी ख्वाहिश है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको तालीम जो है उस पर कोई ध्यान दे, उनके सिलेबस पे कोई ध्यान दे शुरू से ही उनको। अगर आप अच्छे, आप देखें ना, टर्की को देखें, ईरान को देखें, क्या उनकी यंग जनरेशन निकल रही है, किन वैल्यूज़ के साथ, एंड हाउ प्राउड दे आर ऑफ बीइंग हू दे आर। ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान के हमारे बच्चे जो हैं ये दे शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग, और प्राउड ऑफ पाकिस्तानी तभी बनेंगे जब उनके सामने एग्जाम्पल होंगे इस तरह के। अगर उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल नहीं होंगे तो उनको क्या ज़रूरत है, वो कहेंगे भाई ठीक है इसी तरह ही। तो ये बड़ा एक फ़िक्र की भी चीज़ है कि हमने नेशन बिल्डिंग नहीं की। हमने, हर कौम जो है अपनी नेशन की बिल्डिंग करती है, उनको वो वजह बताती है कि हम क्यों वजूद में हैं। हम अगर पाकिस्तान है तो हम क्यों, हम तो एक नज़रियाती मुल्क हैं। ये मुल्क तो एक मुल्क था ही नहीं, ये तो हिंदुस्तान था।
और इसको काट के पाकिस्तान बना। और वो क्यों बना, वो क्या नज़रिया था कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। नज़रिया है पाकिस्तान क्या, किसी बच्चे को नहीं पता। यहाँ किसी MP MLA से पूछ लें, उसको ये नहीं पता कि 23 मार्च में क्या हुआ था। उनको अपनी जमात का मंशूर भी नहीं पता। नहीं, उनसे पूछ लें आप कि क्या मोटो है, क्या मंशूर, उन्होंने वो भी तो नहीं बस पता। ये मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपको यकीनन बहुत पसंद आया होगा। तो देखते रहें गल्फ पाकिस्तान और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब गल्फ पाकिस्तान।